नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर धनखड़, गवर्नमेंट कॉलेज ब्रॉड, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज के अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे विंड्स एंड इट्स टाइप। पहली बात जब हम करेंगे तो हम करेंगे विंड्स क्या है और फिर उसके विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग वेरिएशंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जब हम विंड्स को डिस्क्राइब करते हैं तो बहुत सिंपली जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो बोलते हैं ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। बहुत स्पष्ट शब्दों में बहती हुई हवा ही वायु है, विंड्स है, ठीक है ना। जब हवा में मूवमेंट होने लग जाता है, अब ये जो वर्ड है ब्लोइंग, ये वर्ड उभर के जो आया है ना, यहीं से हमारा पहला जवाब बनेगा और वो ये है कि हवा बहती क्यों है। सबके मन में यही सवाल आएगा। तो हमने आपको बताया था कि एयर प्रेशर या वायु दाब की भिन्नता में, वायु दाब का जो विभिन्नता है उसके कारण हवा बहती है। वायु दाब में जो विभिन्नता आती है उस विभिन्नता के कारण ही एयर में फ्लो होता है। जैसा कि सबको पता है कि होता क्या है, एयर या विंड हमेशा कोशिश करती है कि वो बैलेंस बनाए। किस चीज का बैलेंस बनाती है? ज्यादा वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की तरफ हवा बहना शुरू कर देती है और उसका पूरा प्रयास रहता है कि वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चल के इक्वल बैलेंस करे। तो हम कहेंगे उच्च वायु दाब से हवा का जो फ्लो रहेगा वो निम्न वायु दाब की तरफ रहेगा। पिंचिंग तिवार्थन ने एक परिभाषा दी और लिखा है, पवने वायु दाब की विषमता को दूर करने की प्रकृति के प्रयासों को दर्शाती है। बिल्कुल साधारण शब्दों में कहा है कि जो डिफरेंस पैदा हो जाता है उच्च वायु दाब का और निम्न वायु दाब का, उसके अंतर को मिटाने के लिए पवने चलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक फोर्स की जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस बल। सबसे पहले कोरियोलिस बल की बात करूं तो 1835 में एक बात का पता चला और वो बात ये कि 1835 में कोरियोलिस फोर्स में कहता है कि पवने कभी सीधी दिशा में नहीं चलती, पवने कभी भी सीधी दिशा में नहीं चलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा। क्यों नहीं चलती सीधी दिशा में? क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वो अपने पथ से डाइवर्ट हो जाती है। और डाइवर्ट कैसे होती है? उत्तरी गोलार्ध की अगर मैं बात करूं तो उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करूंगा तो आपको पता है वो अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती है और जब दक्षिणी गोलार्ध की बात करूंगा तो वो अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवने कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं जा पाती है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है। और ये जिस बल के कारण होती है उस बल का नाम है कोरियोलिस बल, ठीक है ना। 1856 में अमेरिका का एक और विद्वान आया था जिसने फेरल नाम का एक विद्वान आया था, उसने भी यही बात डिफाइन करी और इसलिए इसको फेरल का नियम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो रही है बात? ये दो बातें होने के बाद हम आपके साथ बात करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि इट्स टाइप्स कि विंड के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से प्रकार हैं। मुख्यतः हम इसको 3 भागों में बांटेंगे, फिर उनके अन्य सब पार्ट्स भी हो जाएंगे। नंबर 1 पे रहेगा स्थायी पवने, नंबर 2 पे रहेगा अस्थायी पवने और नंबर 3 पे रहेगा स्थानीय पवने। स्थानीय पवने, देखिए स्थानीय के नाम से तुम स्थान को देख रहे हो और स्थान का मतलब किसी जगह विशेष की बात मैं कर रहा हूं। जैसे एक पवन आपको सबको याद रहती है, लू की बात हम करते हैं क्योंकि वो हमारे एरिया में चलती है, हम लोग उससे जान पहचान रखते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम में चलती है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे चलती है, समझ रहे हो ना। कभी किसी ने ये कहा है कि अमेरिका में लू चल रही है ना, लेकिन हम ये जरूर कह देते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप खास करके उत्तर भारत में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और बिहार के यूपी के जो क्षेत्र है, इस नॉर्दर्न बेल्ट में गर्म हवा जो गर्मी के मौसम में चलती है लू के नाम से जानी जाती है। वो स्थानीय हुआ, स्थान के अनुसार। अब स्थायी और अस्थायी, स्थायी का मतलब होता है जो परमानेंट है, जो फिक्स है, नाम से ही दिख रहा है स्थायी है, यानी कि वो साल भर वही काम करती है।
अस्थाई का मतलब होता है जो साल भर काम नहीं करती है, बदल जाती है, अस्थाई है, स्टेबल नहीं है, समझ रहे हो ना। तो चलिए स्थाई की बात करेंगे तो स्थाई के फिर 3 पार्ट है। नंबर 1 पे कहेंगे सन्मार्गी पौने, कई लोग इनको व्यापारिक भी बोल देते हैं, प्रिविलेजेस के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक पौने भी कह देते हैं, सन्मार्गी पौने या फिर व्यापारिक पौने एक ही बात है, क्लियर है ना। दूसरी बोलिए पछुआ पौने, पछुआ पौने, अच्छा इनको पूर्वा पौने भी बोल देते हैं, वो भी एक ही बात है, सन्मार्गी भी कह देते हैं, व्यापारी भी कह देते हैं, पूर्वा भी कह देते हैं, और इनको हम पछुआ पौनों के नाम से जानते हैं। और तीसरी है ध्रुवीय पौने, ठीक है, इसमें फिर 3 है, इसमें 3 है मानसून पौने, मानसून एक आपकी स्थल समीर और जल समीर भी है, स्थल समीर, समीर का मतलब भी पवन होता है, ये इसका पर्यायवाची वर्ड है, अगर आपने हिंदी में पढ़े होंगे पर्यायवाची वर्ड तो पवन को अनिल और समीर के नाम से भी जाना जाता है, स्थल समीर और जल समीर। और तीसरा है घाटी समीर और पर्वत समीर, ठीक है ना। अब यहां जो स्थानीय पौने हैं इसको आप 2 भागों में बांटो, एक बार, एक तो गर्म और एक ठंडी। भाई कई जगह पे ठंडी पौने चलती है, जैसे मैंने तुम्हें एक बार बताया था ब्लिजार्ड, एक वर्ड लिया था ब्लिजार्ड, और हमने बात करी थी कि आपके इस ऊपर वाले एरियाज में आर्कटिक महासागर के साथ में जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, खास करके एस्किमो का जो क्षेत्र है, ग्रीनलैंड का एरिया है, उसमें ब्लिजार्ड पौने चलती है। तो एक बार इसको गर्म कह लो, एक इसको ठंडी कह लो, फिर स्थान के अनुसार इसको अलग अलग करेंगे कि कहां गर्म चलती है और कहां ठंडी चलती है, क्लियर है ना ये बात, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि विंड किसे कहते हैं, विंड क्यों चलती है, कोरियोलिस फोर्स क्या है, 3 बात तो ये हुई, ये हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाएगी तीनों की तीनों बातें, क्लियर है ना। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ विंड करेंगे तो हम 3 बातें याद रखेंगे भाई, स्थायी, अस्थायी और स्थानीय, क्लियर है। स्थायी की बात करेंगे तो फिर 3 प्रकार हैं, और कौन कौन से 3 प्रकार हैं, पूर्वा, पछुआ और ध्रुवीय पौने। पूर्वा के नाम है सन्मार्गी और व्यापारिक, पछुआ का नाम पछुआई है, ध्रुवीय पौनों का नाम ध्रुवीय पौने। फिर जब हम अस्थायी पौनों की बात करेंगे तो फिर हमारे पास 3 है, मानसून पौने, जैसा कि आपको पता है 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती है और 6 महीने स्थल से वापस समुद्र की ओर जाती है। जल समीर और स्थल समीर की बात मैं करूं तो वो दिल्ली का होता है, दिन का और रात का होता है, दिन में एक तरफ रात को दूसरी तरफ। ऐसे ही घाटी और पर्वत समीर होता है, दिन में एक तरफ और रात को दूसरी तरफ। और फिर तीसरा है स्थानीय पौने, जिनमें आप दिन गर्म के साथ और ठंडे के साथ बैलेंस बना के रखते हैं, क्लियर है, यहां तक सब आ रहा है समझ में, ठीक है। अब हम एक एक की विशेषताओं को करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी विशेषता देखते हैं। सन्मार्गी पौने, पहले की यहां आओ, यहां उसकी बात करते हैं। आपको पता है ये वायुदाब की पहली जो बेल्ट है, इस बेल्ट का क्या नाम है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, हुआ था ना हमारी ये बात, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। तो दूसरी जो कौन, अच्छा इसका जो क्षेत्र है, उसके बाद में जो दूसरा क्षेत्र था उपोष्ण उच्च वायुदाब, ये लीजिएगा उपोष्ण उच्च वायुदाब, क्लियर है ना। अच्छा सेम ऐसे ही साउथ में है, अगर ये नॉर्थ की तरफ है तो ये साउथ की तरफ भी है, सही कह रहा हूं ना, उपोष्ण उच्च वायुदाब, ठीक है। अब देखिएगा ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट यहां पवनों की दिशा, देखो पवनों की दिशा देखते हैं, आपको पता ही है ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, क्लियर है ना ये बात भी। अब यहां देखिए और यहां देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट साउथ हो जाएगा और ये ईस्ट साउथ हो जाएगा, ये बात भी आसान है, ठीक है। अब मैं कहता हूं सन्मार्गी पौने, व्यापारिक पौने या फिर आप इनको पूर्वा पौने कोई भी कहिए, वो
उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण, फोर्स के कारण सीधी ना चलते हुए, यूं ना चलते हुए विक्षेपित हो जाते हैं और अपने दाईं तरफ मुड़ जाते हैं और उनकी दिशा ये हो जाती है। ये का मतलब समझेंगे, ये का मतलब समझेंगे, जिस दिशा से पवन आती है वही नाम दे दिया जाता है। तो मैं इसको उत्तर पूर्वी कह सकता हूं क्या? ठीक है, आप, मैं इसको उत्तर पूर्वी का नाम दे सकता हूं और ये किस साइड जा रही है? दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रही है। ठीक है, अगर ये हमें याद हो गया कि भाई उत्तरी गोलार्ध में सन्मार्गी या व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। ऐसे ही साउथ से देखिए, साउथ से इनकी डायरेक्शन सेम मिलेगी इनकी तरफ, समझ रहे हो ना? अच्छा, अब इनका नाम क्या देंगे हम लोग कि ये दक्षिण पूर्व से, इस साउथ से किस तरफ जा रही है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। क्लियर हो रहा है ना तुम लोगों को? हमें यहां भी पता चल गया और हमें यहां भी पता चल गया। और ये सीधी क्यों नहीं गई? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स के कारण ये सीधी ना चल के अपने रास्ते से विक्षेपित हो गई है, मुड़ाव खा गई है। ये बात भी हमें समझ में आ रही है। ठीक है, अगर ये हमें समझ में आ रही है तो पहले पॉइंट में जब भी आप सन्मार्गी पवनों के बारे में लिखोगे तो लिखोगे कि इनकी दिशा किस तरफ है। ये बात हो गई। अब देखिए, आपको लग रहा है, आप देख पा रहे हो उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा की तरफ यानी कि गर्म क्षेत्रों की तरफ लौट के आ रही है। भूमध्य रेखा क्षेत्र तो गर्म है, तो इसका मतलब ये पवनें गर्म हो जाएंगे और सवनीय धाराओं का रूप लेके, सवनीय हवाओं का रूप लेके ऊपर की तरफ उठेंगे और महासागरों के पूर्वी छोरों के ऊपर खूब वर्षा करेंगे। ठीक है ना, गर्म होएंगी, ऊपर जाएंगी और खूब वर्षा का क्षेत्र बनेगा। आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जिस क्षेत्र से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये बीच में एक शांत क्षेत्र रहेगा जिसका नाम आपको डोलड्रम रखना है। डोलड्रम 0 से 5, यहां यही इनकी विशेषताओं में लिख देते हैं, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ भूमध्य रेखा के पास के जो क्षेत्र हैं वो बहुत शांत क्षेत्र होते हैं, क्योंकि पवनें यूं ऊपर की तरफ लंबवत उठ गई है सवन के रूप में। तो जो बीच का जो क्षेत्र बच गया वो नाम दिया गया, हमने क्या नाम दिया उसका? डोलड्रम। डोलड्रम को आप शांत क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? एक विशेषता तो हमने उसकी डायरेक्शन की बता दी, एक डोलड्रम के बारे में बता दिया, एक ये बता दिया कि महासागरों के पूर्वी छोर पे खूब वर्षा करती है। ये 3 विशेषताएं आप बता दो। किसके बारे में? सन्मार्गी, व्यापारिक और पूर्वा पवनों के बारे में। अगली है पछुआ पवनें। देखिए, पछुआ पवनों का जो क्षेत्र रहेगा वो इनसे ऊपर वाला क्षेत्र रहेगा। यहां क्या था? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, ऐसा ही था ना? अब यहां देखिए, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, निम्न वायुदाब क्षेत्र। अगर ये बन गया तो अब आप सोचिए, देखिए ये उच्च वायुदाब और ये निम्न वायुदाब, तो एक बात तो श्योर हो गई कि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाएंगी, तो ऊपर की तरफ जाएंगी, लेकिन ऊपर की तरफ सीधी ना जाके विक्षेपित होएंगी। उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ मुड़ेगी? दाईं तरफ, तो वो पवनें यूं मुड़ गई। आ गया समझ में? एक तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पहुंचा दी और एक सीधी ना पहुंचा के अपने दाईं तरफ मुड़ गई। पहले मैंने ये सिंबल दिया था ना तुम्हें, इसी प्रकार से यहां देखिएगा, ये देखो, ये बिल्कुल इसके विपरीत आ रही है। ये मैं बता रहा था आपको, उसके बिल्कुल अपोजिट चल रही है। अब इनकी डायरेक्शन हम पढ़ेंगे। जब आप पछुआ पवनों की बात करोगे तो पहला पॉइंट कॉमन रखेंगे दोनों में और उसकी डायरेक्शन को हम पढ़ेंगे। देखिए क्या, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा, ये देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। क्लियर हो रही है ना बात? और इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। ये भी श्योर हो गया? जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है हम वैसे ही बोलते जा रहे हैं, हमें कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाना है। क्लियर हो रही है ना बात? अच्छा, अब एक बात है, अब इसमें दूसरा पॉइंट देखिए। उसमें दूसरा पॉइंट क्या था? डोलड्रम। लेकिन इसमें हम दूसरा पॉइंट क्या बनाएंगे? वो ये पॉइंट बनाएंगे, और सबसे मेन पॉइंट जो रहेगा कि आपको पता है कि उत्तरी
महाद्वीप में या उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध कहूं तो बिल्कुल सही रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में आपको दिखता है कि स्थल भाग बहुत ज्यादा है इस क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? जहां पछुआ पवनें चलती हैं, लगभग 35 से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के दोनों तरफ, 35 से 60 के अक्षांशों में स्थल भाग बहुत दिख रहा है तुम्हें। ये देखो बहुत सारा स्थल भाग तुम्हें नजर आ रहा है। लेकिन साउथ में तुम देखोगे, दक्षिण गोलार्ध में तो तुम्हें नजर आ रहा है कि जल का भाग बहुत ज्यादा है, जमीनी भाग बहुत कम है। तो क्या होता है कि पछुआ पवनें साउथ में बहुत बढ़िया खुले क्षेत्र में चलती है, साफ, उनके बीच में डिस्टरबेंस नहीं होती, कोई रोकने वाला नहीं होता उनको, तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। जबकि वो इसमें चलती है ना, किसमें? उत्तरी गोलार्ध में, तो उनके बीच में जमीनी भाग अधिक होने के कारण डिस्टरबेंस रहता है। समझ में आ रही है ना बात मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों पे जब ये बहुत तेजी के साथ दौड़ती हैं, तो वहां के नाविकों ने, जो समुद्रों में यात्रा करने वाले थे, उन नाविकों ने इनका क्या नाम दिया था? अलग अलग अक्षांशों पे इनके अलग अलग नाम दिए। 3 नाम दे रखे, मैं आपको बता देता हूं। 40 डिग्री साउथ में, सिर्फ साउथ में, नॉर्थ में नहीं है, सिर्फ साउथ में है। 50 डिग्री और 60 डिग्री, इन तीनों में इसको कहा गरजता चालीसा, गरजता चालीसा, 40 के ऊपर चालीसा, प्रचंड 50, प्रचंड 50 और चिकता 60। जैसा कि इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। जितनी स्पीड से इनका नाम सुनने में आ रहा है, तूफानी नाम जो इनका सुनने में आ रहा है, वही तूफानी इनका काम है। ठीक है ना? तो ये नाविकों के द्वारा दिए गए पछुआ पवनों के नाम हैं। क्लियर हो गया? ये विशेषता हुई आपकी पछुआ पवनों की। अब हम बात करते हैं लास्ट, और वो है ध्रुवीय पवनें। देखिए यहां ध्रुवीय निम्न उच्च वायुदाब है। अच्छा, आपको पता है यहां कौन सा है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब, और वो इस साइड भी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब। अच्छा, एक बात स्पष्ट है, पवनें चलेंगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि इधर से इधर आएंगे। क्लियर है ना? और इधर से इधर आएंगी। अब पहले ही सोचो, पहले वाले में भी यही काम हुआ था, तो जो पहले वाले की डायरेक्शन थी, यानी कि सन्मार्गी की डायरेक्शन थी, सेम डायरेक्शन वही फॉलो करेगी। ये यहां ये रहेगा, ये उत्तरी गोलार्ध में ये दिशा हो जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में वही सेम दिशा ये हो जाएगी। हो गया ना क्लियर? बिल्कुल, और आसानी के साथ क्लियर हो गया कि दोनों तो दिशा सेम है, बराबर है, और बीच वाली जो है उसकी बिल्कुल अपोजिट है। ये भी होगी। अब आपको पता है ध्रुवीय पवनें ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ से आती है, किसकी तरफ? उपध्रुवीय निम्न क्षेत्रों की तरफ। इसका मतलब ये बहुत ठंडी पवनें है। ये इनकी विशेषता होगी। अब ये होगी विशेषता इनकी। तो अब हम पढ़ेंगे अस्थायी पवनें, और अस्थायी पवनों में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, स्थल समीर और जल समीर की बात करेंगे, और फिर घाटी समीर और पर्वत समीर के बारे में देखेंगे। स्थल समीर और जल समीर का मतलब मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको पता है जल का और स्थल का तापमान का गर्म होने का और ठंडा होने का अंतर होता है। जल देर से ही गर्म होता है, देर से ही ठंडा होता है। दिन के समय की मैं बात करता हूं, देखना हम यहां बात करेंगे। दिन का समय है, दिन के समय में सूर्य ताप अपनी उच्च कोटि की ऊर्जा पहुंचा रहा है, तो स्थल क्या होगा? गर्म हो जाएगा। किसकी तुलना में? जल की तुलना में। स्थल अगर गर्म हो गया दिन में, तो यहां वायुदाब कैसा रहेगा? निम्न वायुदाब रहेगा, क्योंकि आपको पता है तापमान में और वायुदाब में अंतर होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर यहाँ तापमान बढ़ गया तो वायुदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और समुद्र की तुलना में वायुदाब क्या है? ज्यादा। अब वहां से पवनें समुद्र से किसकी तरफ आएंगी? स्थल की तरफ आएंगी। तो इसका मतलब दिन में मैं क्या कहूं? निम्न वायुदाब स्थल के ऊपर है और उच्च वायुदाब समुद्र के ऊपर है, इसलिए समुद्र से पवनें क्या करती है? स्थल की तरफ चल पड़ती है। इसका उल्टा करिए, रात में जो स्थल का भाग है वो ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो एयर प्रेशर नीचे आ गया, एयर प्रेशर ठंडा हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, एयर प्रेशर बढ़ गया, एयर प्रेशर स्थल पे बढ़ गया है, तो स्थल से दिन रात के समय में समुद्र की तरफ पवनें चलने लगी। क्लियर हो गया ना? बहुत आसान है, रटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं पर्वत समीर और घाटी समीर की। देखिए, पर्वत समीर और घाटी समीर की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं, आपको पता है दिन के समय की बात करते हैं, दिन और रात की ही इसमें देखनी है। दिन के समय में होगा क्या? इन ढालों की तुलना में इस घाटी के ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ढाल की तुलना में घाटी पे सीधा पड़ता है डायरेक्ट, इसलिए यहाँ की हवा क्या करेगी? गर्म हो जाएगी, और गर्म हो जाएगी तो गर्म हवा क्या करती है? धीरे धीरे वो क्या करती है?
ऊपर उठती है हल्की होके, तो इसको हम बोलते हैं घाटी समीर। यानी कि दिन के समय में घाटी का तापमान ज्यादा होने के कारण हवा गर्म हो जाती है और घाटी के तट के साथ साथ ऊपर की तरफ चढ़ती है, इसे बोलते हैं घाटी समीर। और अब पर्वत समीर किसे कहेंगे? ये तो घाटी समीर होगी। पर्वत समीर हम क्या कहेंगे? रात के टाइम में देखेंगे। रात के टाइम में यहाँ से पार्थिव विकिरण बहुत ज्यादा जल्दी चला जाता है और पार्थिव विकिरण जाने के कारण हवा ठंडी हो जाती है। और आपको पता है हमेशा कि ठंडी हवा क्या करती है? नीचे बैठने लगती है, और नीचे बैठती हुई हवा को हम क्या कहते हैं? पर्वत समीर के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। इसी के साथ हम स्थानीय पवनों की बात करेंगे। स्थानीय पवनों में मैंने आपको कहा गर्म और ठंडी। अब हम कुछ गर्म पवनों के नाम पढ़ेंगे और कुछ ठंडी पवनों के नाम पढ़ेंगे। एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूं। देखिए, आप लोग एक काम करिए, 2-4 गर्म पवन याद करिए, 2-4 पवने ठंडी याद करिए। जैसे मैं गर्म पवनों के कुछ नाम लिख देता हूं, और आपको करना क्या है कि एक तो उनकी विशेषता और एक स्पेशल बात वो है कि उनका स्थान कौन सा, कि वो कहां चलती है, ये बात आपको जरूर याद होनी चाहिए। जैसे देखिए नंबर 1 पे करता हूं लू, तो आपको पता है लू कब चलती है और कहां चलती है। एक बात तो ये लिखनी है कि लू गर्म प्रवृत्ति की हवा है। गर्म है कि नहीं है, सबको पता है। अब तुम कहोगे कहां चलती है, तो आप कहोगे सर गर्मी के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में चलती है, जिसमें पाकिस्तान का एरिया भी कवर होता है और भारत के पंजाब हरियाणा का जो मैदान है उसमें भी चलती है, और टेम्परेचर को 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाती है और बहुत कड़ाके की गर्मी का मौसम हो जाता है। लू के दौरान लोगों को हैजे जैसे संबंधित बीमारियां भी हो जाती हैं, समझते हो ना, और उल्टी की शिकायत भी महसूस की जा सकती है किसी कंडीशन विशेष में, क्योंकि शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी सोख लिया जाता है। ये गर्मी की विशेषता है। आप गर्म कहोगे लू के बारे में, ठीक है। दूसरी बात करेंगे तो वो हवा है, बहुत फेमस हवा है, और उसका नाम है चिनूक। और चिनूक के बारे में जब तुम बात करोगे तो एक बात तुम याद रखोगे कि ये जो चिनूक हवा है, ये रॉकी पर्वत, आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका में रॉकी पर्वत है और यहाँ पे आपको एंडीज पर्वत मिलता है साउथ में, लेकिन हमें यहाँ निकालनी है रॉकी पर्वत पर कौन सी हवा चलती है? चिनूक हवा चलती है, जो बहुत गर्म प्रकृति की हवा है, और इसको हिमबख्शी के नाम से भी जानता है। हिमबख्शी क्या होती है? हिमबख्शी का मतलब होता है बर्फ को खाने वाली, यानी कि बर्फ को पिघला देती है। ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण बर्फ बहुत तेजी से पिघलती है, और जो क्षेत्र जमा हुआ था वो क्षेत्र में पानी पानी हो जाता है, और फिर घास ज्यादा प्रवृत्ति में उगता है पानी के अंदर, तो चराहों के लिए ये अच्छी मानी जाती है चिनूक हवा। ठीक हो गया ना? इसके साथ साथ हम एक आध गर्म हवा और देखते हैं, जिसमें आप नाम ले सकते हैं फोएन का। फोएन हवा का नाम लेंगे तो आपको पता है ये भी एक गर्म प्रकृति की हवा है, और फोएन का जो क्षेत्र रहेगा वो आपका स्विट्जरलैंड की आल्प्स पर्वत घाटी, ये देखिए ये आल्प्स पर्वत नजर आ रहा है, ये स्विट्जरलैंड देश है। आपको पता है कि ये फिजिकल मैप है, इसलिए इसमें कंट्री तो दिखाई नहीं जाएगी, लेकिन आल्प्स पर्वत श्रेणी नजर आ रही है, ALPS आल्प्स पर्वत श्रेणी। ये रहा, जहां मैंने पॉइंट रखा, अपनी उंगली के रूप में पॉइंट रखा हुआ है, यहाँ पे फोएन गर्म हवा चलती है, जो अंगूर की फसल को पकाने में बहुत मदद कर देती है। जल्दी से अंगूर पक जाते हैं, क्योंकि आपको पता है यूरोप महाद्वीप पे अंगूर की खेती बहुत बड़े लेवल पे की जाती है। ये तीन हो गए। इसके बाद में हम बात करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट हवा जो गर्म प्रकृति की हवा है, उसका नाम है हरमाटन। हरमाटन, और हरमाटन को डॉक्टर विंड भी कहते हैं। इसी पवन का नाम है डॉक्टर विंड। ये मैं आपको समझाता हूं इसको क्यों बोलते हैं और इसका डॉक्टर विंड नाम कैसे पड़ा। ये देखिए आप, ये गिनी तट है, ये गिनी का तट है, ये जहां मैं पॉइंट कर रहा हूं ये गिनी तट है, और गिनी के तट के ऊपर क्या होता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आपको पता है कि वर्षा बहुत ज्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है ना। गर्मी ज्यादा वर्षा ज्यादा, इसलिए वहां के लोग क्या करते हैं? ह्यूमिडिटी वाली हवा बहुत फील करते हैं, और वो हवा जो होती है वो एक तरह से बीमारियां बहुत ज्यादा लेके आती है। जिस हवा में नमी की मात्रा होगी और कड़ाके की धूप होगी, वो हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होगी। लेकिन जब इस क्षेत्र में हरमाटन विंड पहुंचती है, जो कि बहुत सूखी हवा है, बेहद सूखी हवा है, गर्म हवा है, तो वो क्या करती है? उस क्षेत्र की नमी को सोख लेती है। मानिए अगर यहाँ पे इस टाइम पे मैं कहूं कि नमी है बहुत ज्यादा हवा में, और हमें मुंह के ऊपर पसीना सा महसूस हो रहा है, लेकिन एक गर्म हवा का झोंका हमारे यहाँ से गुजारा जाता है जो हवा की नमी को सोख लेगा,
तो नमी को सोखने के बाद हवा क्या हो जाएगी, स्वास्थ्यप्रद हो जाएगी, यानी अच्छी हो जाएगी, तरोताजा फील होगा। इसलिए हर्माटन जो हवा आती है गिनी तट के लोगों को बहुत राहत हो जाती है, और इसलिए उसका नाम रख दिया हमने डॉक्टर विंड, जो लोगों के लिए अच्छी होती है। ये हर्माटन आगे चल के अलग अलग नामों से भी जानी जाती है, जिसमें एक नाम आपको बताना चाहूंगा, सिरको। सिरको एक हवा है जो इटली में चलती है, इटली में धूल भरी आंधी के रूप में चलती है, धूल भरी के नाम से जानते हैं, गर्म हवा है और धूल भरी आंधी कहते हैं। इसी को मिस्र में खमसीन भी के नाम से जानते हैं, मिस्र में इसी का नाम आगे बढ़ा देंगे तो इसी को खमसीन कह देंगे, ठीक है ना। ये गर्म हवाएं हैं, आप इनमें से 3-4 याद रखिए, उनकी जगह याद रखिए और उनकी प्रकृति याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम कुछ ठंडी हवाओं के बारे में बात करते हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया था, नंबर 1 पे आप ब्लिज़ार्ड रखिए, ब्लिज़ार्ड बहुत फेमस है। आप कहोगे सर आर्कटिक क्षेत्र में, या फिर आप ग्रीनलैंड में बोल दीजिएगा, ग्रीनलैंड के क्षेत्रों में चलने वाले तूफानी हवा जो अपने साथ बर्फ के कण भी लेकर दौड़ती है, बहुत खतरनाक हवा है, ब्लिज़ार्ड ठंडी हवा है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो मिस्ट्रल की बात कर सकते हैं 2 नंबर पे, मिस्ट्रल। मिस्ट्रल एक ठंडी प्रकृति की हवा है जो फ्रांस और स्पेन के तटों पे चलती है। ये देखिए, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल का एरिया और ये स्पेन। अगर मैं आपको ये कहूं ना, ये पूरा ये जो भाग आपको निकला हुआ नजर आ रहा है, ये जो बिल्कुल अलग से साफ दिख रहा है हम लोगों को, तो ये स्पेन का एरिया है, ऊपर इसके फ्रांस है, ये फ्रांस है। तो यहां चलती है मिस्ट्रल हवा जो कि एक ठंडी प्रकृति की हवा है। इसके अलावा बोरो की हवा की बात कर सकते हैं जो कि एड्रियाटिक तट के साथ बहती है, बोरो भी एड्रियाटिक तट पे चलने वाली एक ठंडी हवा। तो ये सब विंड्स के चैप्टर से रहेगा, जिसमें हमने पढ़ा पवन किसे कहते हैं, पवनों के कौन से प्रकार हैं और उन प्रकारों के कौन से सब प्रकार हैं और उनके साथ साथ उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये बातें समझ में आई होंगी, और इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जुड़ेंगे तो और एक चैप्टर के साथ बात करेंगे। थैंक यू।